वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट हम लोग एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग देख रहे थे। और एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग में हमने हीमोफीलिया देख लिया था और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस भी देख लिया था। तो हीमोफीलिया और वर्णांधता दोनों एक्स सहलग्न मैसेज आया सर आज हम नहा लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा, ऐसे रोज नहाते रहिए वहां पे। ठीक है, अब एक मिनट। अब एक्स सहलग्न अप्रभावी रोगों में दो और बाकी हैं। तीसरा एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग कौन सा था? मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। इस रोग के बारे में मानव कार्यकी में दे रखा है, तो हमको याद रखना है ये जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी रोग है ये भी कैसा रोग है? एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। और इस रोग में क्या होता है, समय से पहले पेशियों का अपघटन होने लग जाता है। तो पेशियों में कमजोरी आना, पेशियों का अपघटन होना, यह किस बीमारी का लक्षण है? मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी का लक्षण है। तो लिखेंगे तीसरा, हमने दो देख लिए थे। तीसरा मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, यह एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है। यह एक एक्स सहलग्न अप्रभावी आनुवांशिक रोग है जिसमें एक्स सहलग्न अप्रभावी आनुवांशिक रोग है जिसमें पेशियों में कमजोरी व पेशियों का अपघटन, जिनमें पेशियों में कमजोरी व पेशियों का अपघटन देखा जाता है। पेशियों में कमजोरी व पेशियों का अपघटन देखा जाता है। ठीक है, और चौथा और आखिरी एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की कमी। ठीक है, तो आखिरी एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग का नाम क्या है हमारे पास? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस की कमी। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, ये एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। ये क्या है? एक एंजाइम। आप बता सकते हो ये एंजाइम कहां काम करती है? बहुत अच्छा। हम जब पादपों में श्वसन देखेंगे, मतलब श्वसन का चैप्टर देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस ये एक प्रमुख एंजाइम होती है पेंटोस फॉस्फेट पथ की। तो पीपीपी जिसे कहते हैं हम, तो पेंटोस फॉस्फेट पथ में कौन काम करता है? ये एंजाइम काम करती है। अब इस एंजाइम की कमी हो जाने के कारण हमारे आरबीसीज नष्ट हो जाते हैं। देखो आप इमेजिन करो, हमारे आरबीसीज हैं, हमारे आरबीसीज में केंद्रक होता है? नहीं। हमारे परिपक्व आरबीसीज में कोई केंद्रक नहीं होता। कोई कोशिकांग होता है? नहीं। कोई माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ईआर, गोल्जी काय कुछ नहीं होता। इसका मतलब हमारे आरबीसीज का पूरा कोशिका द्रव्य किससे भरा रहता है? हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, CO2 का परिवहन करना। और गैसों के परिवहन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? हीमोग्लोबिन। और हमारे आरबीसीज की बनावट ही इस तरह से होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन अपने भीतर भर के रखता है। तो इसका मतलब अगर आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है
तो ये क्रेब चक्र, ईटीसी, ये सारे चक्र नहीं हो सकते। आरबीसीज के भीतर केवल ग्लाइकोलिसिस एक चक्र होता है, ग्लाइकोलिसिस का पथ, और दूसरा होता है ये पेंटोस फॉस्फेट पथ। और पेंटोस फॉस्फेट पथ की प्रमुख एंजाइम का नाम क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो आपको याद रखना है ये भी एक एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग है, और एक ऐसा रोग है जिसमें किस एंजाइम की कमी हो जाती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की। और इसके कारण कौन सी कोशिकाएं फट जाएंगी? आरबीसीज फट जाती हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज लिखेंगे। इस रोग में पेंटोस फॉस्फेट पथ की प्रमुख एंजाइम, इस रोग में पेंटोस फॉस्फेट पथ की प्रमुख एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, पेंटोस फॉस्फेट पथ की प्रमुख एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की कमी हो जाती है, और इस कारण आरबीसीज नष्ट हो जाते हैं। की कमी हो जाती है और इस कारण आरबीसीज नष्ट हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कौन से, ये चारों के चारों कैसे रोग थे? एक्स सहलग्न अप्रभावी। हमारा टॉपिक चल रहा था लिंग सहलग्नता। लिंग सहलग्नता में हमने वो बीमारियां देखी जिनकी जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित थी। अब हम आज किसकी बात करेंगे? वाय सहलग्न लक्षण। और वाय सहलग्न लक्षणों का मतलब है अब हम ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जिनको नियंत्रित करने वाली जीन्स वाय गुणसूत्रों पर पाई जाएंगी। अब देखो, सबसे पहली चीज तो हमारे अंदर जो वाय गुणसूत्र होता है, वाय क्रोमोसोम, वाय गुणसूत्र पर कुल मिलाकर कितनी जीन्स होती हैं? केवल 231। एक्स गुणसूत्र पर 2000 से ज्यादा, एक्स गुणसूत्र पर 2000 से ज्यादा जीन्स हैं, वाय गुणसूत्र पर केवल 231 जीन्स हैं। तो वाय गुणसूत्र पर जीन्स कितनी है हमारे पास? 231। और ये सभी जीन्स जो वाय गुणसूत्र पर पाई जाती हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? होलैंड्रिक जीन्स। इन्हीं को हम क्या नाम से जानते हैं? होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। होल का मतलब संपूर्ण, एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेल या पुरुष। तो आपके पास वाय गुणसूत्र पर कुल कितनी जीन्स हैं? 231। इन सभी जीन्स को क्या कहते हैं? होलैंड्रिक जीन्स कहेंगे। इसमें एक उदाहरण याद रखना है। एक उदाहरण क्या याद रखना है? एक जीन का नाम होता है SRY जीन। और ये जो SRY जीन है ये एक प्रोटीन का निर्माण करती है, TDF, वृषण निर्धारक कारक या टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। अब आप सोच ही सकते हो, अगर ये वृषण के विकास में काम कर रही है, ये प्रोटीन अगर वृषण के विकास में काम कर रहा है तो ये किस गुणसूत्र पर होगा? वाय गुणसूत्र पर ही होगा। तो वाय गुणसूत्र पर कौन सी जीन याद रखनी है? SRY जीन। क्या बना रही है? एक प्रोटीन वृषण निर्धारक कारक, और ये किस में काम करता है? वृषण के विकास में कार्य करेगा। तो हेडिंग डाल देंगे वाय सहलग्न लक्षण। वाय गुणसूत्र पर कुल, लिखेंगे पॉइंट इसमें पहला, वाय गुणसूत्र पर कुल 231 जीन्स पाई जाती हैं। वाय गुणसूत्र पर कुल 231 जीन्स पाई जाती हैं, और इन सभी को
होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। Y गुणसूत्र पर कुल 231 जीन्स पाई जाती हैं और इन सभी को होलैंड्रिक जीन्स कहा जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, Y गुणसूत्र में कोई भी विकार होगा या बीमारी होगी तो वो केवल पुरुषों को ही प्रभावित करेगी, महिलाओं को नहीं करेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, उदाहरण में लिख लेंगे SRY जीन SRY जीन जो TDF प्रोटीन का निर्माण करती है। SRY जीन जो TDF प्रोटीन का निर्माण करती है, वृषण निर्धारक कारक। TDF प्रोटीन का निर्माण करती है यानी वृषण निर्धारक कारक। ठीक है, तो देखो अपन ने दो तरह के लक्षण देख लिए। एक वो लक्षण देखे जिनको नियंत्रित करने वाली जीन्स X गुणसूत्र पर थी और उसमें अपन ने बेसिकली लक्षण तो क्या देखे, 4 रोग देखे। और हमने किसकी बात कर ली, Y सहलग्न लक्षण। अब कौन से गुणसूत्र बच गए, X हो गया, Y हो गया, तो अब ऑटोजोम्स। भाई हमारे पास कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अब कुल 46 गुणसूत्र में से हमने X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र तो देख लिए, मतलब कौन से गुणसूत्र देख लिए, लैंगिक गुणसूत्र तो हो गए। अब लैंगिक गुणसूत्र के अलावा जो 44 गुणसूत्र हैं, और 44 गुणसूत्र का मतलब है 22 जोड़े, इनको हम अलिंगी गुणसूत्र या इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स। X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र तो कैसे थे, लैंगिक गुणसूत्र। इनके अलावा जो 44 गुणसूत्र या 22 जोड़े हैं गुणसूत्र के, उन्हें क्या कहेंगे, ऑटोजोम्स। और लक्षण अब हम किसकी बात करेंगे, ऑटोजोमल लक्षण। तो ऑटोजोमल लक्षण कैसे लक्षण हो गए, जिनको नियंत्रित करने वाली जीन्स ऑटोजोम्स पर होंगी। X सहलग्न लक्षण कौन से थे, जिनको नियंत्रित करने वाली जीन X गुणसूत्र पर थी। Y सहलग्न लक्षण कौन से थे, जिनको नियंत्रित करने वाली जीन Y गुणसूत्र पर थी। अब हम किसकी बात करेंगे, ऑटोजोम्स की। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जितने भी हम ऑटोजोमल लक्षण अभी पढ़ेंगे या ऑटोजोमल रोग पढ़ेंगे, वो महिलाओं को प्रभावित करेंगे, पुरुषों को प्रभावित करेंगे, या दोनों को समान रूप से प्रभावित करेंगे, दोनों को समान रूप से। क्यों, क्योंकि ऑटोजोम्स तो दोनों में सेम होते हैं। निकला अंतर किसमें होता है, लैंगिक गुणसूत्र। महिलाओं में लैंगिक गुणसूत्र का जीनी प्रारूप XX था, पुरुषों में क्या था, XY। लेकिन ऑटोजोम्स में तो दोनों में 44 ही होंगे और सेम होते हैं। तो ऑटोजोम्स तो दोनों पुरुष और महिलाओं में सेम होंगे, तो ऑटोजोमल रोगों की अभिव्यक्ति भी दोनों में सेम ही होगी। तो हेडिंग डाल देंगे ऑटोजोमल लक्षण। ठीक है, लिख लेंगे, इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन्स इन लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जीन अलिंगी या ऑटोजोम्स पर पाई जाती हैं। अलिंगी गुणसूत्र या ऑटोजोम्स पर पाई जाती हैं। अलिंगी गुणसूत्र या ऑटोजोम्स पर पाई जाती हैं तथा
पुरुष व महिलाओं में समान रूप से अभिव्यक्त होती हैं। अलिंगी गुणसूत्र या ऑटोसोम्स पर पाई जाती हैं और पुरुष व महिलाओं में समान रूप से अभिव्यक्त होती हैं। ठीक है, तो हमको मालूम चल गया ऑटोसोमल लक्षणों का मतलब है वो लक्षण जिनको नियंत्रित करने वाली जीन्स किस पे मिलेंगी, ऑटोसोम्स पर, और पुरुष और महिलाओं में समान रूप से अभिव्यक्त होंगी। तो बेसिकली ऑटोसोम्स में भी हम किसकी बात करेंगे, ऑटोसोमल रोगों की। अब ऑटोसोमल रोग दो प्रकार के हो गए, इधर देखो कैसे। एक हो गए हमारे पास ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, एक तो क्या होंगे ऑटोसोमल अप्रभावी रोग, और दूसरे हमारे पास क्या होंगे ऑटोसोमल प्रभावी रोग। देखो भाई, ऑटोसोमल अप्रभावी है, इसका मतलब जीन कहां पर होगी, ऑटोसोम्स पर, और अप्रभावी का मतलब केवल शुद्ध अवस्था में अभिव्यक्त होंगे। यहां पर ऑटोसोमल प्रभावी रोग, ऑटोसोम का मतलब जीन ऑटोसोम्स पर है, शुद्ध और संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होंगे। प्रभावी लक्षण या प्रभावी रोग का मतलब है शुद्ध और संकरित दोनों अवस्थाओं में अभिव्यक्त होगा, और अप्रभावी का मतलब केवल शुद्ध अवस्था में होगा। अब देखो कौन कौन से रोग आते हैं इसमें हमारे पास। ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में सबसे पहला आता है दात्र कोशिका अरक्तता, या जिसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया के अलावा क्या आता है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के अलावा क्या आता है, फिनाइल कीटोन यूरिया, जिसको हम PKU कहते हैं। तो देखो आपकी अभी जो एनसीईआरटी है उसमें तो यही है, सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, लेकिन इसके अलावा आपको तीन और पता होने चाहिए। एक होता है रंजकहीनता, या जिसे कहते हैं एल्बिनिज्म, ठीक है। ये एक होता है सिस्टिक, एक मिनट यहीं पे, एक फेफड़ों की बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक मिनट, और एक आपके पास होती है एल कैप्टोन यूरिया। तो आपको ये 6 उदाहरण किसके ध्यान में रखने हैं, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग के। दात्र कोशिका अरक्तता, थैलेसीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, रंजकहीनता, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल कैप्टोन यूरिया। और ऑटोसोमल प्रभावी रोग में एनसीईआरटी में दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। देखो यही अंतर याद रखना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कैसा रोग था, एक्स सहलग्न अप्रभावी, और ये कैसा रोग है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल प्रभावी। इसके अलावा हमारे पास हंटिंगटन स्कोरिया, और एक होता है मार्फन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये लिस्ट आप लिख लो। ये भी आनुवांशिक रोग हैं सारे, ऑटोसोम्स हो, एक्स सहलग्न हो, वाई सहलग्न, ये सब के सब आनुवांशिक रोग ही हैं।
अब देखो ये सारी बीमारियां किस पर होंगी? ऑटोजोम्स पर। तो यहां पर मैंने ब्रैकेट में ऑटोजोम्स की लिखा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया की जीन कौन से गुणसूत्र पर होगी? 11। थैलेसीमिया की 11 और 16, ये सब अलग अलग गुणसूत्रों पर इनकी जीन्स हैं, सारे ऑटोसोम्स। अब सबसे पहले तो हम लोग पहले इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर थ्योरी देखेंगे कौन कौन सी बीमारी में क्या हो रहा है। जब अपन ने हीमोफीलिया वर्णांधता के सवाल किए थे तो अपन ने जीनी प्रारूप क्या लिया था? XX XY लिया था, क्योंकि जीन कौन से गुणसूत्र पर थी? X गुणसूत्र पर, इसलिए जीनी प्रारूप XX XY लिया था। यहां पर ये सारे आनुवांशिक रोग, ये सारे आनुवांशिक रोग की जीन कहां पर है? ऑटोजोम्स पर। तो ऑटोजोम्स को अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? ए से। ठीक है, तो अब एक मिनट, ये लिख लिया सबने? ये डन है। तो इधर देखो, अब मेरे पास यहां पर हम इनकी क्या बात करने वाले हैं? जीनी प्रारूप की। अब पहली चीज तो मुझे बताओ, इनके जीनी प्रारूप में पुरुष और महिलाओं का जो जीनी प्रारूप, जो महिलाओं और पुरुष का जीनी प्रारूप है वो सेम होगा या अलग अलग? सेम होगा। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर क्या किया, मैं सबसे पहले ले रहा हूं ऑटोजोमल अप्रभावी रोग, और इनका जीनी प्रारूप हम बात करें तो पुरुष और महिला दोनों का जीनी प्रारूप सेम रहेगा। मैंने ले लिया ऑटोजोम्स को ए, तो तीन ही संभावनाएं हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल है। सही, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये कैसा रोग है? अप्रभावी। अप्रभावी मतलब छोटा, और केवल किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। तो इसका मतलब कैपिटल ए तो क्या हो गया? सामान्य यानी नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए भी सामान्य हो गया, और किसके रूप में काम करेगा? वाहक। पुरुष या महिलाएं? दोनों। ये याद रखना, ऑटोजोम्स अप्रभावी रोग में पुरुष और महिलाएं दोनों वाहक होंगी, और एक्स सहलग्न अप्रभावी रोग में केवल महिलाएं। पुरुष क्यों नहीं हो सकते थे वाहक? क्योंकि एक ही एक्स गुणसूत्र था। लेकिन ऑटोजोमल अप्रभावी रोग में वाहक जो है वो कौन हो सकती हैं? पुरुष और महिलाएं दोनों। और स्मॉल ए क्या हो गया? रोगी। तो रोगी कौन से हो गए? स्मॉल ए स्मॉल ए। अब इधर ऑटोजोमल प्रभावी रोग ले लो। ऑटोजोमल प्रभावी रोग का जीनी प्रारूप भी सेम रहेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। कैसा रोग है? प्रभावी। अब प्रभावी है तो शुद्ध और संकरित दोनों में, इसका मतलब शुद्ध और संकरित दोनों में क्या होंगे? रोगी। और स्मॉल ए क्या हो गया? सामान्य या नॉर्मल। याद रखना है, सारा खेली जीनी प्रारूप का है। ऑटोजोम्स के लिए मैंने ए लिखा, लिंग सहलग्न के लिए क्या लिखा था? XX XY। अप्रभावी रोग का मतलब है केवल किस अवस्था में प्रकट होगा? शुद्ध। तो रोगी केवल किस अवस्था में होंगे? शुद्ध। संकरित अवस्था वाले क्या हो जाएंगे? वाहक। और प्रभावी रोग आते ही पुरुष और महिला दोनों शुद्ध और संकरित में क्या हो जाएंगे? रोगी। इसका मतलब कोई भी प्रभावी रोग में वाहक नहीं होते। देखो, प्रभावी रोग में कोई वाहक है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि जो संकरित अवस्था में है उसमें रोग उत्पन्न हो जाता है। बनो, ठीक है। ये अल्जाइमर और जो पार्किंसंस होते हैं,
वो न्यूरो डीजेनरेटिव रोग हैं, उनको आनुवांशिक रोग नहीं कहते। ठीक है, जीनी प्रारूप लिख लिया। लिखेंगे पहला सवाल। एक दंपत्ति थैलेसीमिया के लिए वाहक है। ठीक है ना, दंपत्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों। दंपत्ति यानी पुरुष व महिला दोनों थैलेसीमिया के लिए वाहक हैं। दोनों थैलेसीमिया के लिए वाहक हैं, तो आपको यह बताना है संतति में रोगी होने की संभावना क्या होगी। सही। तो दंपत्ति है, पुरुष और महिला थैलेसीमिया के लिए वाहक है, संतति में रोग आने की संभावना क्या होगी। सबका 25 आ गया? बहुत बढ़िया। थैलेसीमिया के लिए पुरुष और महिला दोनों थैलेसीमिया के लिए क्या है? वाहक। तो दोनों का जीनी प्रारूप क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। दोनों थैलेसीमिया के लिए वाहक हैं। तो अब आपके पास यहां से कैपिटल ए आएगा, यहां से स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस करोगे तो रोगी 4 में से केवल कौन सा है? यही है। 4 में से यही रोग है, तो आंसर क्या हो गया आपके पास? 25। 1/4 यानी क्या आंसर हो गया? 25%। ठीक है, अब इसमें देखो, ये तो क्लियर था, 25 सबका ही आ गया, वाहक था। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, मैंने कहा एक सामान्य दंपत्ति का थैलेसीमिया से पीड़ित संतान है। ठीक है, एक सामान्य दंपत्ति है, सामान्य दंपत्ति का थैलेसीमिया से पीड़ित संतान है। इस दंपत्ति की अगली संतान में रोग आने की संभावना क्या होगी? ठीक है, सामान्य दंपत्ति का थैलेसीमिया। देखो बार बार पहले तो याद रखना है, आपको रोग का नाम दे रखा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कैसा रोग होता है? ऑटोजोमल अप्रभावी। थैलेसीमिया कैसा रोग होता है? ऑटोजोमल अप्रभावी। पिछले सवाल में भी आपको थैलेसीमिया दे रखा था। थैलेसीमिया रोग कैसा है? ऑटोजोमल अप्रभावी।
जैसे ही ऑटोजोमल अप्रभावी रोग आपको मालूम चल गया, जीनी प्रारूप कौन सा लोगे आप? ये वाला। ऑटोजोमल अप्रभावी का जीनी प्रारूप ये है। और हमको पता है थैलेसीमिया कैसा रोग है? ऑटोजोमल अप्रभावी। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ये तो अपन ने कर लिया था। दंपत्ति थैलेसीमिया के लिए वाहक थे, तो दोनों दंपत्ति वाहक, तो जीनी प्रारूप क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए। और रोगी कौन आएगा? स्मॉल ए वाला। अब यहां का क्वेश्चन क्या है देखो, सामान्य दंपत्ति का थैलेसीमिया से पीड़ित संतान है। पहला सवाल तो यह है कि अगर दंपत्ति सामान्य है, मतलब माता और पिता में कोई रोग नहीं है, तो संतान में रोग आया कैसे? दोनों वाहक होंगे। तो दंपत्ति भले ही सामान्य है, लेकिन यदि उनका थैलेसीमिया से पीड़ित संतान आ रही है, इसका मतलब दोनों क्या होंगे? वाहक। दोनों वाहक अगर आप नहीं लेके चलोगे, आप दंपत्ति को कोई भी ले लोगे कि सर कैपिटल ए भी तो हो सकते हैं, सामान्य दंपत्ति कैपिटल ए भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल ए लेके चलोगे तो बच्चे में कोई रोग नहीं आएगा। लेकिन एक बच्चा पीड़ित या पीड़ित संतान है, पीड़ित संतान मतलब स्मॉल ए है, इसका मतलब दंपत्ति क्या हो गए? वाहक। अब सवाल था सामान्य दंपत्ति ये रहे, उनका थैलेसीमिया से पीड़ित संतान है। अब सवाल यह पूछा है कि अगली संतान में भी रोग आने की संभावना कितनी होगी। तो एक बहुत बेसिक चीज याद रखनी है, एक सिक्का है, आप सिक्के को उछालो, हेड आने की संभावना 50%। उसी सिक्के को वापस उछालो, हेड आने की संभावना 50। उस सिक्के को मैं वापस उछालूं, उस सिक्के को मैं पहली बार उछालूं, दूसरी बार उछालूं, 10वीं बार उछालूं, 50वीं बार उछालूं, हेड आने की संभावना 50% ही रहेगी। तो अगर एक सामान्य दंपत्ति जो ऐसे थे, उनके थैलेसीमिया से पीड़ित संतान आने की संभावना कितनी है? 25 है। तो अगले की भी कितनी होगी? उससे अगले की भी कितनी होगी? 25। प्रायिकता क्या रहती है? सेम। जो पहले संतान में रोग आने की संभावना है, वही संभावना अगले संतान, उससे अगले संतान, सभी में वही रहेगी। समझ गई? तो सामान्य दंपत्ति वाहक ले लिया था, वाहक ले लिया था, तो इससे रोग आने की संभावना कितनी है? 25। इससे बच्चों में रोग आने की संभावना 25। तो पहले बच्चे की 25, अगले की 25, उससे अगली की भी 25 ही रहेगी। तो संभावना आने का प्रतिशत क्या हो गया? 25। पक्का? क्लियर है सबको? इसका आंसर भी 25 क्यों हुआ? ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मेरा सवाल है, एक व्यक्ति या मैंने ऐसे ले लिया, पुरुष हीमोफीलिया से पीड़ित है तथा थैलेसीमिया के लिए वाहक है। ठीक है, ध्यान से, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक पुरुष हीमोफीलिया से पीड़ित है और थैलेसीमिया के लिए वाहक भी है। उसके शुक्राणु में दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी के आने की संभावना
क्या होगी? याद रखना, जैसा भी या कैसा भी सवाल आए, सवाल को अपन ने 3 स्टेप अप्रोच से करना है। सबसे पहले आप क्या सही बनाओगे? जीनी प्रारूप। क्वेश्चन में जो भी दे रखा है, अगर सही जीनी प्रारूप बना लिया तो फिर गलती नहीं होगी। एक पुरुष है हीमोफीलिया से पीड़ित और थैलेसीमिया के लिए वाहक। क्या आंसर आया? करो। कितनों का 25% आ गया? बढ़िया। देखो भाई, सारा खेल सबसे पहले आपको सही क्या बनाना है? जीनी प्रारूप। और जीनी प्रारूप में आपके पास एक पुरुष है और एक पुरुष में दो लोगों की बात हो रही है। एक तो वो हीमोफीलिया से पीड़ित है। हीमोफीलिया कैसा रोग होता है? एक्स सहलग्न अप्रभावी। इस सवाल में मैंने 2 अलग अलग रोग दिए हैं। हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक्स सहलग्न अप्रभावी। और थैलेसीमिया कैसा रोग है? ऑटोसोमल अप्रभावी। सही बात। तो आपको सवाल दे रखा है, एक पुरुष, सेम पुरुष है, हीमोफीलिया से पीड़ित है। कैसे बनाऊं जीनी प्रारूप? XHY। जो पुरुष हीमोफीलिया से पीड़ित होगा यह जीनी प्रारूप है। और वही पुरुष थैलेसीमिया के लिए वाहक है, कैपिटल A स्मॉल a। यह जीनी प्रारूप बन गया। भाई एक पुरुष में मैंने दोनों रोगों की बात कर ली। हीमोफीलिया से पीड़ित है तो यह तो XHY है, और थैलेसीमिया के लिए वाहक है, कैपिटल A स्मॉल a है। तो दोनों को साथ में एक ही पुरुष है, ये बना लिए। अब इसके युग्मक बनेंगे। अब युग्मक मतलब शुक्राणु ही बनाने। तो अब इसमें कौन कौन से शुक्राणु बनेंगे? देखो, XH कैपिटल A, दूसरा Y कैपिटल A, तीसरा XH स्मॉल a, और चौथा Y स्मॉल a। यही 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। भाई XH कैपिटल A, XH स्मॉल a, Y कैपिटल A, Y स्मॉल a, 4 प्रकार के। अब सवाल पूछा, शुक्राणुओं में दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी। इसमें देखो, इसमें एक अप्रभावी है, दूसरा प्रभावी हो गई।
इसमें नहीं, इसमें एक और, दोनों अप्रभावी। तो चारों में से दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी एक में ही है, केवल इसी में है। 1/4 यानी आंसर क्या हो गया? 25%। क्लियर? समझ तो आया? अपन ने कुछ नहीं, सबसे पहले बनाया जीनी प्ररूप, जीनी प्ररूप से उससे क्या बना दिए? युग्मक या शुक्राणु बना दिए। एक हीमोफीलिया है, यह तो याद रखना पड़ेगा। हीमोफीलिया कैसा रोग है? एक सहलग्न अप्रभावी। थैलेसीमिया कैसा रोग है? ऑटोजोमल अप्रभावी। ठीक है, एक और करें। ले लूं आगे? हाँ, अब करना। महिला ठीक है, महिला वर्णांधता के लिए वाहक और थैलेसीमिया से पीड़ित है। अब उसके अंडाणु में दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी आने की संभावना। ठीक है ना? देखो, हमारे जो सिलेबस है उसमें एक सहलग्न अप्रभावी रोग ही हैं। एक सहलग्न प्रभावी रोग भी होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन जब वंशावली हम देखेंगे तो वंशावली में हम एक सहलग्न प्रभावी रोग भी एक बार देखेंगे। आंसर सब 50 का किस किस का आ गया? अरे बढ़िया। अब तो जीनी प्ररूप सही बनाना है। महिला वर्णांधता के लिए वाहक, वर्णांधता कैसा रोग है? एक सहलग्न अप्रभावी रोग है। और महिला वर्णांधता के लिए क्या है? वाहक। कैसे लिखेंगे? XCX। अगर वर्णांधता से पीड़ित होती तो XCXC लिखते। और वही महिला थैलेसीमिया से पीड़ित है। थैलेसीमिया कैसा रोग है? ऑटोजोमल अप्रभावी है। तो थैलेसीमिया से पीड़ित है तो कैसे लिखूं? स्मॉल ए। पीड़ित है थैलेसीमिया से, इसलिए स्मॉल ए। ये जीनी प्ररूप बन गया। अब इससे युग्मक बनाने, XC स्मॉल ए, X स्मॉल ए। दो ही संभावनाएं आएंगी, दो ही प्रकार के युग्मक। इसमें आपसे पूछा दोनों अप्रभावी, ये भी अप्रभावी युग्म विकल्पी है, ये भी अप्रभावी। दोनों अप्रभावी युग्म विकल्पी दो में से एक में 1/2। आंसर क्या आ गया? 50%। मतलब अपन ने एक रोग पे तो आसानी से कर लोगे। अगर एक पुरुष या महिला में
दो दो रोग भी दे रखे हो तो भी आप जीनी प्ररूप सही बनाकर सॉल्व कर लोगे। किसी को प्रॉब्लम है? पक्का? जीनी प्ररूप बनाने के बाद युग्मक। एक और करते हैं हम अब दोनों को, है? पक्का? आओ। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो मजाक कर रहा था। करो करो। देखो मैंने कहा ना, मेरे को जीवन में घोचे करने के बहुत कीड़ा है मेरे को ऐसे, है? हाँ यार डर गए, मैं तो ऐसे ही मस्ती कर रहा था। मैं करना है इसमें कुछ? हाँ तो अब मैं बंद करूं? अरे मैं करता हूं अभी। आप ऐसा बंद करो, चले ही नहीं आज पूरे दिन। मुझे लगा कि आप छिपकली पकड़ रहे हो। एसी बंद, बंद कर दिया आपने? ये तो इनके ऊपर आ गया मेरे ख्याल से। अब हुआ। हो गया हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रश्न। हाँ लिखेंगे सवाल। वो पीछे पंचायत क्या चालू है ये तो बताओ थोड़ा। हाँ ठीक है, अब सवाल देख लो। हीमोफीलिया से पीड़ित और फिनाइल कीटोन यूरिया से पीड़ित पुरुष का विवाह। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि हीमोफीलिया से पीड़ित और फिनाइल कीटोन यूरिया दोनों से पीड़ित पुरुष का विवाह हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए वाहक महिला से होता है। आपको यह बताना है। ठीक है, अब आराम से बढ़िया तरीके से करो। हीमोफीलिया से पीड़ित और पीकेयू से पीड़ित पुरुष का विवाह हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन के लिए वाहक महिला से होता है। आपको बताना है संतति में कितने पुत्र हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन यूरिया से पीड़ित होंगे। करो मेघ।
ओके, देखें, कर रहे हो सॉल्व? करो करो करो, कोशिश करो एक बार। सारा खेल सही जीनी प्ररूप बनाने का है। देखो भाई, हीमोफीलिया से पीड़ित और फिनाइल कीटोन यूरिया से पीड़ित पुरुष है। हीमोफीलिया से पीड़ित है, सही। फिनाइल कीटोन यूरिया भी कैसा रोग है? ऑटोजोमल अप्रभावी रोग है, उससे भी पीड़ित है, स्मॉल ए स्मॉल ए। ये जीनी प्ररूप पुरुष का हो गया। ये पुरुष का जीनी प्ररूप पीकेयू फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया कैसा रोग है? ऑटोजोमल अप्रभावी। अब इनका विवाह एक महिला से हुआ है जो हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन यूरिया दोनों के लिए वाहक है। XH, सही। ये महिला का जीनी प्ररूप हो गया। अगर आपने जीनी प्ररूप सही बना लिया तो आधा दिक्कत तो वैसे ही खत्म। ये पुरुष का जीनी प्ररूप, ये महिला का जीनी प्ररूप। अब पुरुष में कौन कौन से युग्मक आएंगे? दो ही प्रकार की संभावना है भाई। युग्मक तो चार बनते हैं लेकिन प्रकार तो दो ही है ना, XH स्मॉल ए, Y स्मॉल ए, बस यही दो संभावना आ सकती है। यहां पर आपके पास चार, अब यहां जगह नहीं है यार, यहां पर चार क्या आएगी? XH कैपिटल ए, XH स्मॉल ए, X कैपिटल ए, X स्मॉल ए। तो ये चार हैं, ये दो प्रकार हैं। पुनेट स्क्वायर बनाकर क्रॉस करते हैं। क्या क्या संभावनाएं हैं? पुरुषों में XH स्मॉल ए और Y स्मॉल ए। महिलाओं में XH कैपिटल ए, XH स्मॉल ए, X कैपिटल ए, X स्मॉल ए। यही संभावनाएं हैं। अब आप क्रॉस कर लो। XH XH कैपिटल ए स्मॉल ए, XH XH स्मॉल ए स्मॉल ए, XH X कैपिटल ए स्मॉल ए, XH कैपिटल X स्मॉल ए स्मॉल ए, XH Y कैपिटल ए स्मॉल ए, XH Y स्मॉल ए स्मॉल ए, XY कैपिटल ए स्मॉल ए, XY स्मॉल ए स्मॉल ए। यही संभावना आएगी। अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो पुत्र की बात की है, पुत्रियों की बात ही नहीं की है, तो पुत्रियों को तो ध्यान में भी नहीं रखना। पुत्र में देखने थे तो पुत्रियों की बात ही नहीं करने। पुत्र कितने हैं? 1 2 3 4 संभावनाएं। अब आपको पूछा था कि वो पुत्र बताने हैं जो हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन यूरिया दोनों से पीड़ित हों। यही है, 1 2 3 4 में से एक ही है। 8 क्यों नहीं? पुत्रियों की बात थोड़ी करनी थी, मैंने पुत्रियों को देखना ही नहीं है। जब अगर मैं संतति पूछता सारे संतानों में से तो मैं सबको लेता। मैं पुत्र की ही बात कर रहा हूं। पुत्र में से हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन यूरिया से रोगी तो 4 में से एक ही है, 1/4। मैं पूछता पुत्रियों में हीमोफीलिया और फिनाइल कीटोन यूरिया दोनों रोगी तो भी 1/4। यही है, ये हीमोफीलिया से तो पीड़ित है लेकिन फिनाइल कीटोन यूरिया से नहीं। ये बस, बाकी तो, और ये फिनाइल कीटोन यूरिया से पीड़ित है लेकिन हीमोफीलिया के लिए नहीं। तो पुत्रियों में भी क्या आंसर आता? 25% ही आता।
आई समझ में? दोनों रोगों को साथ में लेकर भी आप क्रॉस कर सकते हो। जीनी प्रारूप सही बनाने हैं, जीनी प्रारूप से युग्मक बनाने हैं, और युग्मक बनाने के बाद क्रॉस करना है। बस क्वेश्चन में यह याद रखना, पुत्र और पुत्रियों वाला संभावना। पक्का? इसमें कोई डाउट? क्लियर है? पक्का कर लोगे न्यूमेरिकल? अब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके मतलब ये तो अपन ने बहुत सीधे सीधे सवाल आते हैं, हमने देखा होगा नीट में। दोनों पुरुष और महिला दोनों थैलेसीमिया के लिए वाहक है, संतान में रोग आने की संभावना। तो अब कर लोगे, लेकिन थोड़ा स्तर हम बढ़ा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, अब हम थ्योरी देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे अब हम, ऑटोजोमल अप्रभावी रोग। और ऑटोजोमल अप्रभावी रोग में हम सबसे पहले कौन सा रोग देखेंगे? सिकल सेल अनीमिया, या दात्र कोशिका अरक्तता। ठीक है, अब देखो, सिकल सेल अनीमिया की हम बात करें तो यह आनुवांशिक रोग है। और कैसा रोग है? ऑटोजोमल अप्रभावी। अब देखो, इस रोग में होता क्या है? हीमोग्लोबिन होता है हमारा। भाई देखो, हमारा जो हीमोग्लोबिन है और जो अपना सामान्य हीमोग्लोबिन है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ए, सामान्य हीमोग्लोबिन होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन की कितनी श्रृंखलाएं होती है? सामान्य हीमोग्लोबिन में, सामान्य हीमोग्लोबिन में 4 श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। 2 अल्फा और 2 बीटा, 4 श्रृंखलाएं होती हैं। और सामान्य हीमोग्लोबिन की जो बीटा श्रृंखला है, बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर, सामान्य हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर कौन सा अमीनो अम्ल पाया जाता है? ग्लूटामेट। सामान्य हीमोग्लोबिन जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, उस हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठे स्थल पर क्या पाया जाता है? ग्लूटामेट। अब क्या होता है? सिकल सेल अनीमिया, इसमें एक उत्परिवर्तन होता है। हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। और म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण अब जो ग्लूटामेट है उसके स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल आ जाता है? वेलिन। इसको हम कहते हैं उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि सिकल सेल अनीमिया में हो क्या रहा है। सिकल सेल अनीमिया में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल या सामान्य हीमोग्लोबिन, जिसको हम क्या कहते हैं? HbA, उसके बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर क्या पाया जाता है? ग्लूटामेट। लेकिन इस बीमारी में एक उत्परिवर्तन के कारण अब हीमोग्लोबिन के ग्लूटामेट अमीनो अम्ल के स्थान पर क्या आ जाता है? वेलिन। अब ये कैसे हो रहा है? तो देखो, हमको अब आणविक जैविक जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमको पता है डीएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन, यही बनता है। तो अब डीएनए में क्रम होता है हमारे पास सीटीसी। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम क्या है? सीटीसी। डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। सी का जी, टी का ए, सी का जी। ये एमआरएनए का जीएजी क्रम, और जीएजी क्रम किस अमीनो अम्लों को कोड करता है? ग्लूटामेट को। अब यहां पर होता है बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसको भी आगे। बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड के स्थान पर कोई नया न्यूक्लियोटाइड आ जाता है।
तो CTC के स्थान पर हो जाता है CAC। T के स्थान पर क्या आ गया? A। केवल देखो एक न्यूक्लियोटाइड की जगह पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब CAC से क्या बनेगा? GUG, और GUG अब किस अमीनो अम्ल को कोड करता है? वेलिन को। तो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन आया। एक न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन। उसके कारण हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठे स्थल पर ग्लूटामेट के स्थान पर क्या आ जाता है? वेलिन। और जब ऐसा होता है तो कम ऑक्सीजन मात्रा पर हीमोग्लोबिन का बहुलीकरण हो जाता है, और बहुलीकरण हो जाने पर आरबीसी जो बाइकॉन्केव आकार के थे वो हंसिया आकार के हो जाते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? आरबीसी हंसिया आकार के होते हैं। हंसिया आकार के किस कारण? क्योंकि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के छठे स्थल पर ग्लूटामेट के स्थान पर वेलिन, और ये किस कारण आ रहा है? बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। ये बना लो, फिर लिख लेते हैं। लिख लिया यहां तक? तो लिखेंगे इसमें इस ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में, अच्छा लिखो, लिखो लिखें अब। इस ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में इस ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में आरबीसीज का आकार हंसिया आकार का हो जाता है। हंसिया मतलब सिकल शेप। वो आप काटते हो ना, घास वास काटते हैं तो देखा होगा फिल्मों में, गला भी काटते हैं उससे। क्या क्या क्या? दातलिया? नहीं नहीं, बताओ ना एक मिनट ऐसे। दातिया? दातिला? या मजे मत लो, सही से बता दो। अच्छा, अलग अलग नाम होते हैं। ओ, हंसिया नहीं कहते इसको आप? ओ, दातलो कोशिका अरक्तता। हाँ लिख लो। इस क्या लिखा है मैंने? इस ऑटोसोमल अप्रभावी रोग में आरबीसी का आकार हंसी आकार का हो जाता है। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, सामान्य हीमोग्लोबिन सामान्य हीमोग्लोबिन
के बीटा श्रृंखला सामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर सामान्य हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर ग्लूटामेट अमीनो अम्ल पाया जाता है। सामान्य हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर ग्लूटामेट अमीनो अम्ल पाया जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामेट के स्थान पर बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामेट के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामेट के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अतः कम ऑक्सीजन दबाव पर यह उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन दाब पर यह उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का बहुलीकरण होता है। उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन का बहुलीकरण होता है और आरबीसीज हंसी आकार के हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो अपन इसको, जिसको अपन ने कहा था कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। ए का मतलब ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, एस का मतलब सिकल सेल वाला। तो अब हमको पता हो गया ये तो हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल। ये भी आपके पास कैसा होता है, नॉर्मल, लेकिन किसके रूप में काम करेगा, वाहक। और रोगी कौन सा होंगे, ये। तो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित कौन से होंगे, स्मॉल ए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, सिकल सेल एनीमिया से जितने भी व्यक्ति पीड़ित होंगे, ये वाले, इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। मतलब सिकल सेल एनीमिया की जो युग्म विकल्पी है वो घातक है। तो जितने भी व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होते हैं वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाते, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जो भी सिकल सेल एनीमिया के लिए वाहक होते हैं वो रोगी तो है नहीं, लेकिन उनमें कुछ प्रतिशत आरबीसीज का आकार हंसी आकार का हो जाएगा। और उसमें प्लाज्मोडियम कौन, जो मलेरिया उत्पन्न करता है, वो परजीवी आरबीसी में अपना जीवन काल पूरा नहीं कर पाता। तो जितने भी वाहक हैं वो क्या हो जाते हैं, मलेरिया के लिए प्रतिरोधक। सही। तो ये नॉर्मल, इसका मतलब जो भी सिकल सेल एनीमिया के लिए वाहक होंगे, वाहक होने के साथ साथ वो क्या होंगे, मलेरिया के लिए प्रतिरोधक। और जो भी रोगी होंगे उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु। लिख लो यूं कहीं या लिख ले पॉइंट।
ए कैपिटल स्मॉल ए लिखो यार, स्मॉल ए लिखो, फिर एस हाँ हाँ, ये तो डन। तो ये पहला हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, दूसरा आता है हीमोफीलिया। हाँ हाँ लिख भी रहे हो हीमोफीलिया, दूसरा हीमोफीलिया आएगा, थैलेसीमिया। हीमो क्या यार, हीमोफीलिया एक सहलग्न अप्रभावी, और थैलेसीमिया सर मिया एक सहलग्न नहीं होता है। हाँ तो ये वाहक बढ़िया चीज है भाई, और ये वाहक ज्यादा अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीका में मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, मलेरिया का खतरा बहुत रहता है, तो इसलिए प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन के हिसाब से जितने भी वाहक होते हैं वो मलेरिया के लिए प्रतिरोधक बन जाते हैं। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में कुछ बताओ। थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन प्रभावित होता है। बढ़िया बढ़िया शाबाश। तो अगर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में मेरे को अंतर पता करना हो तो क्या है सही? एक बिंदु उत्परिवर्तन है, एक वाचन प्रधार उत्परिवर्तन है, फ्रेम शिफ्ट सही। और मतलब हाँ गुणात्मक मात्रात्मक में समझ, मतलब क्या ये गुणात्मक क्यों वो मात्रात्मक क्यों? इसमें देखो सिकल सेल अनीमिया में भी हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम थी, थैलेसीमिया में भी हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम है। फर्क ये होता है सिकल सेल अनीमिया में गलत हीमोग्लोबिन बनता है, क्योंकि सही हीमोग्लोबिन के बीटा श्रृंखला के छठे स्थल पर ग्लूटामेट होना चाहिए था, लेकिन उत्परिवर्तन के कारण ग्लूटामेट के स्थान पर वेलिन आ जाता है, मतलब गलत श्रृंखला बन जाती है। थैलेसीमिया में श्रृंखला गलत नहीं बनती, कम या ज्यादा बनती है, और कम या ज्यादा बनती है इसलिए कैसा रोग हो जाता है? मात्रात्मक। तो थैलेसीमिया में भाई हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से, अगर सही बीटा चेन की जगह गलत बीटा चेन बन गई तो कौन सी बीमारी हो गई? सिकल सेल अनीमिया। सही बीटा चेन की जगह गलत बीटा चेन, इसलिए गुणात्मक है, क्योंकि सही बीटा चेन पर क्या होता है? ग्लूटामेट, और गलत बीटा चेन पर क्या आ जाता है? वेलिन। तो सही से गलत हो रहा है, मतलब यह गुणात्मक रोग कौन सा हो गया? सिकल सेल अनीमिया। थैलेसीमिया में श्रृंखला तो सही बनती है लेकिन कम या ज्यादा बनती है। जैसे 2 अल्फा और 2 बीटा का मतलब है अल्फा बनी ही नहीं, सिर्फ बीटा बन गई, मतलब अल्फा कम हो गई बीटा ज्यादा हो गई, या अल्फा ज्यादा हो गई या बीटा कम हो गई। तो थैलेसीमिया कैसा रोग है? मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव रोग, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन की श्रृंखलाओं में कमी या अधिकता आ जाती है। क्लियर है बात? ठीक है, इतना यहां पर थैलेसीमिया। तो अब ये नेक्स्ट में करेंगे आराम से, आज इतना बहुत है, बाकी कल हम करेंगे। सिकल में परिणात्मक गुणात्मक, ओहो हाँ तो पढ़े तो पढ़े।